मॉर्निंग एवरीवन एंड होप यू आर डूइंग गुड। मैं डॉक्टर साक्षी यादव, क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट, और आज हमारे साथ है रिनाउंड पीडियाट्रिशियन डॉक्टर पवनदीप हु इज़ वर्किंग इन चैतन्य हॉस्पिटल इन जीरकपुर। जैसा कि आप जानते हैं, आज के दिन यानी 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं और थैलेसीमिया अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं। इसी के तहत आज मैं और डॉक्टर पवनदीप आपके साथ थैलेसीमिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। पहले भाग में हम ये डॉक्टर पवनदीप हमें बताएंगे कि थैलेसीमिया किस तरह की बीमारी है, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और दूसरे भाग में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने आने वाले बच्चे में थैलेसीमिया मेजर किस तरह से रोक सकते हैं और उसके लिए क्या क्या टेस्ट अवेलेबल है। तो डॉक्टर पवनदीप, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि थैलेसीमिया किस प्रकार की बीमारी है और ये कैसे होती है। हाँ जी डॉक्टर साक्षी, यही मैं बताना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया हमारे इंडिया में काफ़ी केसेस हैं इसके, और ये जेनेटिक ब्लड की बीमारी है। जैसे इसके कारण खून प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है और ज़्यादा टूटता भी है, इसलिए हम इसे अनीमिया भी बोलते हैं। थैलेसीमिया को सीवियर एनीमिया भी इस कैटेगरी में आता है। ये थैलेसीमिया कितने टाइप्स का होता है डॉक्टर साहब? हमारे बॉडी में खून में एक मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन, जिसके अलग अलग चेन्स होते हैं, जिसमें 2 चेन इंपॉर्टेंट है। एक होती है अल्फा चेन, एक होती है बीटा चेन। अल्फा चेन में अगर जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसे अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। बीटा चेन में जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसे बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। अल्फा थैलेसीमिया इवन दो इट इज़ रेयर, बट बीटा थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे इंडिया में। तो बीटा थैलेसीमिया में भी अलग अलग तरह के थैलेसीमिया होते हैं, जैसे बीटा थैलेसीमिया माइनर, या जिसे हम कैरियर भी बोलते हैं, जिसमें कोई सिम्टम्स खासतर मिलते नहीं हैं। फिर आता है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया और बीटा थैलेसीमिया मेजर। बीटा थैलेसीमिया मेजर जिसमें प्रॉपर सिम्टम्स आते हैं एनीमिया के, बार बार खून चढ़ाना और बाकी सारे सिम्टम जो थैलेसीमिया के होते हैं उसमें पाए जाते हैं। सर, आपने बोला कि बीटा थैलेसीमिया कॉमन है, ये कितना कॉमन है? अब देखा जाए तो इवन 10,000 केसेस पर ईयर इसका इंसिडेंस माना जा रहा है। और जो हम कैरियर्स का वो देखें तो पॉपुलेशन में 3 to 5% पॉपुलेशन इज कैरियर, जिसे हम बीटा थैलेसीमिया ट्रेट भी बोलते हैं या माइनर बोलते हैं। ओके, तो आपके हिसाब से हमारे इंडिया में और स्पेसिफिकली नॉर्थ बेल्ट में ये काफ़ी कॉमन है। यस, कुछ कम्युनिटीज हैं जिनमें ये ज़्यादा कॉमन है, जैसे सिंधीज, लोहानास और बांसुलीज। ये कम्युनिटीज में ये ज़्यादा इंसिडेंस है इसका। सर, तो थैलेसीमिया के बच्चों में मतलब क्या लक्षण होते हैं, वो किस उम्र तक आते हैं? मतलब कहते हैं कि ये पैदा होते ही, मतलब ये जन्मजात बीमारी है, तो क्या बच्चे को पैदा होते ही थैलेसीमिया के लक्षण आते हैं या पहले 5-6 महीने तो नहीं पता चलता, क्योंकि हीमोग्लोबिन चेंज होने में टाइम लगता है। जैसे फीटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, जैसे बच्चा सेकेंड पार्ट ऑफ इन्फेंसी जैसे 6 मंथ्स के बाद होता है, तो हमें दिखता है कि बच्चा लिथार्जिक है, अच्छा इतना एक्टिविटी नहीं कर रहा है, और पेल दिखता है बच्चा खून की कमी के कारण। और कई बार उसका जो पेट होता है वो भी फूला हुआ होता है, बिकॉज थैलेसीमिया में हमारे जो मेजर ऑर्गन होते हैं लिवर और स्प्लीन वो बड़े होते हैं, जिसके कारण एब्डोमिनल फुलनेस दिखती है। तो ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं। लेटर ऑन अगर अर्ली डायग्नोज नहीं हो पाता है बच्चा, तो लेटर ऑन स्कूल में क्या होता है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लिथार्जी, थका थका रहना बच्चे का, और पढ़ाई में ध्यान ना देना, और प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होती बच्चे की, वेट हाइट भी नहीं ज़्यादा अच्छी तरह बढ़ता है उनकी कमी के कारण। हमने लक्षण बताए हैं, अगर पेरेंट्स को लगता है कि भाई इस तरह के लक्षण हैं, तो ऐसे कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे हम थैलेसीमिया का डायग्नोसिस बना सकते हैं? देखो, पहले तो हमें नॉर्मल टेस्ट जो होते हैं हीमोग्लोबिन से पता चल जाता है कि बच्चा एनीमिक है, आयरन प्रोफाइल होती है उससे पता चल जाता है। पेरिफेरल ब्लड फिल्म में हमें थोड़ा इंडिकेशन मिलता है कि खून ज़्यादा टूट रहा है। फिर प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए HB इलेक्ट्रोफोरेसिस या HPLC एक टेस्ट होता है, जिससे हम हीमोग्लोबिन की टाइप्स को पता कर सकते हैं, और कौन सी हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है उससे ये
कंफर्म हो जाता है। तो सर जैसे अगर डायग्नोसिस हो गया है तो पेरेंट्स को किन स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ऐसा थैलेसीमिया की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हमें पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं वही इस बीमारी को डील करते हैं। रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन देना ही इस बीमारी का इलाज है, जो कि कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के बाद देना पड़ता है ताकि हीमोग्लोबिन को 9 से 10 ग्राम तक मेंटेन किया जा सके। उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, फोलिक एसिड देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें साथ के साथ कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में जाएं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन ये ट्रीटमेंट होता है। उसके लिए HLA टाइपिंग करना पड़ता है, वो रिसिपिएंट और डोनर दोनों की मैचिंग होती है। और एक नया थेरेपी है जो जीन थेरेपी, उसका भी ट्रायल काफ़ी किया जा रहा है। यस सर। तो सर थैलेसीमिया से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और स्पेसिफिकली पेरेंट्स को किस चीज़ का ध्यान रखना होता है? थैलेसीमिया है सच ब्लड जो ज़्यादा टूट रहा है उसके कारण भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जैसे जॉन्डिस होना, गोल ब्लैडर स्टोन्स होना, ज़्यादा हीमोलिसिस के कारण हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं, रिपीटेड फ्रैक्चर होने का भी डर रहता है। और दूसरा होता है कि हम बार बार जैसे खून चढ़ाते हैं तो खून चढ़ाने के कारण आयरन ओवरलोड हो जाता है बॉडी में। तो आयरन ओवरलोड के कारण ये ब्रेन में डिपॉजिट हो सकता है, लिवर में डिपॉजिट हो सकता है, थायराइड की दिक्कत आ सकती है। अगर पैंक्रियाज में डिपॉजिट होता है तो डायबिटीज जैसी बीमारियां भी आ सकती हैं। और स्किन में भी आयरन का ओवरलोड होने के कारण स्किन में भी डिपॉजिट होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो इसमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए अगर उनका बच्चा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है? कुछ हम कहें कि 1 साल के बाद या कुछ ट्रांसफ्यूजन के बाद हम सीरम फेरिटिन लेवल जो होता है उसको मॉनिटर करते हैं। अगर उसकी मात्रा अराउंड 1500 से ऊपर अगर बढ़ रही है तो हम आयरन चिलेशन थेरेपी देते हैं, जिसके कारण बॉडी का जो एक्सेस आयरन होता है वो बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। जिसमें 2 रूट के आते हैं चिलेशन थेरेपी। एक तो होती है सबक्यूटेनियस जिसमें डेस्पेरोक्सामिन होती है, और एक ओरल होती है डेफिपेरोन जो डेली के बेसिस पे हम ले सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर पवनदीप ने हमें थैलेसीमिया से रिलेटेड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि थैलेसीमिया की क्या जेनेटिक्स है और नेक्स्ट बच्चे में आने के लिए आप कैसे नेक्स्ट बच्चे में थैलेसीमिया मेजर ना हो इसके लिए क्या क्या टेस्ट अवेलेबल हैं और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल। थैंक यू सर फॉर दिस एग्जॉस्टिव टॉक। सो आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे जिन भी लोगों ने हमारी ये वीडियो सुनी है? बस यही कहना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स को यही ध्यान रखना चाहिए, किसी भी बच्चे में कोई पेलनेस दिखती है कि बच्चा लिथार्जिक है, उसका पेट फूल रहा है, स्कूल में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, जब खून की कमी के कोई भी लक्षण दिखते हैं तो अपने पीडियाट्रिशियन या बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करें। अब डॉक्टर साक्षी आप हमें बताएंगे कि हमें ये पता चल गया कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और हमें आप बताइए कि ये जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसे होता है हमारी बॉडी में, और थैलेसीमिया एक कैसे जेनेटिक्स है कि जो आगे ट्रांसफर होती है। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा शरीर जो है मिलियंस ऑफ कोशिकाओं से बना होता है। उसमें सेल्स होते हैं, सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है। सो हमारे न्यूक्लियस के अंदर टोटल 23 जोड़े ऑफ क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं, तो टोटल 46 हो जाते हैं। अगर हम क्रोमोसोम्स को ओपन करें तो वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको डीएनए बोलते हैं। डीएनए तो हम सभी ने सुना ही होता है। इस डीएनए के अंदर ही काफ़ी जीन्स होती हैं जो हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। तो अब तक अराउंड 20,000 जीन्स डिस्कवर हुई हैं और जैसे जैसे साइंस की रिसर्च हो रही है दिन ब दिन न्यू जीन्स डिस्कवर होती रहती हैं। और ये जो हेरिडिटरी मटेरियल है 50 जब भी कोई बच्चा बनता है 50% वो फादर से आता है थ्रू स्पर्म्स और 50% ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल मदर से आता है थ्रू एग, और जब वो मिलके जाइगोट बनाते हैं या बच्चा बनाते हैं तो टोटल 100% जेनेटिक मटेरियल बन जाता है। ठीक है डॉक्टर साक्षी, आपने हमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया।
अब स्पेसिफिक बीटा थैलेसीमिया में क्या जेनेटिक इशू होते हैं उसके बारे में आप बताइए प्लीज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर में होते हैं, तो इसका मतलब हर जीन भी हर इंसान में पेयर में होती है। सो बीटा थैलेसीमिया की जो जीन है उसे हम HBB जीन बोलते हैं, जो कि जैसा कि आपने बताया था बीटा ग्लोबिन चेन को प्रोटीन बनाती है। तो अगर किसी इंसान में दोनों जीन की कॉपीज में कोई नुक्स आ जाता है जिसकी वजह से दोनों कॉपीज ऑफ जीन काम नहीं कर पाती हैं, उस केस में बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है। हाँ जी डॉक्टर साक्षी, ये भी माना जाता है कि थैलेसीमिया जो है ये बीमारी पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है, इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहोगे? हाँ जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मोर देन 95% केसेस में ये बीमारी पेरेंट्स से ही बच्चों में ट्रांसफर होती है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई भी इंडिविजुअल होता है उसमें हर जीन 2 कॉपीज में होती है। सो कई बार क्या होता है कि आपकी एक कॉपी बिल्कुल नॉर्मल है जीन की, बट दूसरी जीन की कॉपी में अगर कोई डिफेक्ट है या फिर वो कोई एबनॉर्मल है, वो काम नहीं कर रही है, सो इस स्टेट को हम कैरियर स्टेट बोलते हैं। मतलब वो कैरियर है कि उनमें एक जीन डिफेक्टिव है बट एक नॉर्मल जीन भी है। सो उस केस में जनरली कुछ उसमें फीचर्स ऐसे नहीं होते हैं। थैलेसीमिया के केस में हम कैरियर्स को थैलेसीमिया माइनर भी बोलते हैं, जिसमें उन्हें थोड़ा बहुत अनीमिया या HB अराउंड 8 to 9 इन फीमेल्स एंड 9 to 10 इन केस ऑफ मेल्स रहता है। लेकिन अगर एक कपल में बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कैरियर्स हैं, उस केस में 25% चांस होता है कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर हो और दोनों एबनॉर्मल जीन्स की कॉपी बच्चे में आए। रेयरली, कई बार बहुत ही रेयरली ऐसे चांस होते हैं कि एक फादर या मदर एक कैरियर है और दूसरी म्यूटेशन अपने आप हुई है। ठीक है डॉक्टर साक्षी, आपने बताया कि ये पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है, तो हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि पेरेंट्स में वो जीन है या पेरेंट्स कैरियर हैं? सो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और मैं कहूँ कि चीप या सस्ता टेस्ट अवेलेबल है, जिसको कंप्लीट हीमोग्राम विद HB इलेक्ट्रोफोरेसिस या HPLC नाम से जाना जाता है। ये इजीली अवेलेबल टेस्ट है और इसमें हमें कुछ हद तक कैरियर के बारे में पता लग जाता है। ठीक है डॉक्टर साक्षी, आपने जैसे बताया कि हम ब्लड टेस्ट से कैरियर का कुछ पता लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी टेस्ट है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि कौन से जीन में डिफेक्ट है? यस, तो क्योंकि HPLC या CBC एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। जब भी अगर आपके आसपास या फिर कपल कोई स्क्रीन पॉजिटिव आता है, तो उन्हें हमेशा एक जेनेटिसिस्ट से मिलना चाहिए और एक कंफर्मेटरी जेनेटिक टेस्ट करवाना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला कि हमें एक तो कंफर्मेशन होगी, क्योंकि स्क्रीनिंग HPLC या CBC एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसमें फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव होता है। सो आपकी कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सिर्फ हमारे DNA या जेनेटिक टेस्ट से हो सकती है। और दूसरी चीज़, अगर पेरेंट्स कैरियर हैं और हमने देखा कि 25% चांस है बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने के लिए, तो अगर हमें बच्चे का कोई टेस्ट करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो HPLC के बेसिस पे हम नहीं कर सकते। उसमें हमें बच्चे में मॉलिक्यूलर या जेनेटिक टेस्ट कर ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर है या नहीं। हाँ जी डॉक्टर साक्षी, आप हमें ये बताइए, क्योंकि हमने देखा कि थैलेसीमिया कैरियर्स इतनी परसेंटेज में हैं, अगर एक कपल थैलेसीमिया कैरियर हैं दोनों पेरेंट्स और बच्चे में उसके जीन ना जाए या बच्चा उससे पीड़ित ना हो, तो उसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है? तो सर, इसमें हमारे पास 2 केस सिनेरियोज होते हैं। फर्स्ट केस सिनेरियो तो है कि भाई प्रेगनेंसी है, कपल ने अपने रूटीन टेस्ट करवाए और उसमें HPLC या CBC के थ्रू पता लगा कि वो द कपल इज अ कैरियर या बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर कैरियर, और उसमें हमें पता है कि 25% चांस है कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। सो उस केस में जैसे ही आपको पता लगता है कि आप कैरियर हैं, आपको एक जेनेटिसिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए ताकि आप अपना मॉलिक्यूलर कंफर्मेशन कर सकें। और अगर हमारा मॉलिक्यूलर कंफर्मेशन हो जाता है, सो उस केस में हम बच्चे का अल्ट्रासाउंड गाइडेड सैंपल लेते हैं। वो सैंपल अगर टेस्ट पहले हो जाए तो 11 से 13 हफ्ते के बीच में CVS के थ्रू होता है, या फिर अगर लेट हो जाता है सो अराउंड 16-17 वीक्स के बाद एमनियोसेंटेसिस से होता है।
इन टेस्ट्स के प्रोसीजर्स के कुछ प्रोसीजरल रिस्क होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, वो अपने आप फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट या जेनेटिसिस्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड केस सिनेरियो होता है कि आपका पहला बच्चा थैलेसीमिया मेजर है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है। उस केस में हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होती है जिसको बोलते हैं IVF विद PGT-M। इसमें क्या होता है कि हम हस्बैंड के स्पर्म्स और वाइफ के एग लेके एम्ब्रियो जाइगोट बनाते हैं। उसी दौरान हम एम्ब्रियो की बायोप्सी लेकर उस पर जेनेटिक टेस्ट करके बता सकते हैं कि आने वाले बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होगा या नहीं होगा। इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्टिंग के साथ साथ हम इसमें HLA टाइपिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि इसमें हम जैसे जो बच्चा अफेक्टेड है उसमें हम स्टेम सेल थेरेपी भी कर सकते हैं, बट कई बार HLA टाइपिंग ना होने की वजह से वो नहीं हो सकता। सो इसमें हम IVF PGT-M के साथ हम एम्ब्रियो में HLA टाइपिंग भी कर सकते हैं, ताकि आने वाला बच्चा अगर पैदा होता है तो उसका अगर HLA मैच कर रहा है प्रीवियस बच्चे के साथ तो हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट प्रीवियस बच्चे में भी कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साक्षी इतना वास्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए। और आप अपनी तरफ से कुछ हमारे विजिटर्स को कुछ कहना चाहेंगे, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज? ये सर मेरी तरफ से एक इम्पोर्टेंट मैसेज यही रहेगा कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेगनेंसी है या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ थैलेसीमिया है तो आपको अपनी थैलेसीमिया स्क्रीनिंग बाय CBC एंड HPLC ज़रूर करवानी चाहिए। और अगर आप कैरियर निकलते हैं तो जल्द से जल्द एक जेनेटिसिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि हम आगे का प्रोसेस कर सकें, आगे के ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस हो सके, ताकि बच्चे में ये थैलेसीमिया मेजर जाने से हम रोक सकें। और अगर थैलेसीमिया मेजर है तो उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उससे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर साक्षी। थैंक यू एवरीवन, वी होप यू हैव अ नाइस डे।